नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। काशी से कश्मीर तक नज़रबंदी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने नेपाल की घटना होने जैसी आशंका जताई। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भी लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन को लेकर नेपाल जैसी घटना होने की आशंका जताई। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह मेहराज मलिक के गिरफ्तारी होने से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले थे। उन्हें गेस्ट हाउस में अरेस्ट कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता को लोकतांत्रिक तरीके से अपने बात को रखने का अधिकार छीनकर नज़रबंद कर दिया गया। जब उन्हें नज़रबंद किया गया तो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला उनसे मिलने पहुंचे। फारूक अब्दुल्ला को भी नहीं मिलने दिया गया। देश में यह तानाशाही चल रही है। अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया था। ये नेता वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाने वाले थे। देश में लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मोदी की सरकार किसी को विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देती है। प्रधानमंत्री मोदी पर जहां बड़ा आरोप वोट चोरी का लगा है, उससे धुलने के लिए वह कितना ही नज़रबंदी करें, दाग धुल नहीं सकता है। चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए जिस तरह से कानून बदला गया, उससे प्रधानमंत्री पर वोट चोरी का आरोप सिद्ध होता है। वह जनता की आकांक्षाओं पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा देश को मैं नहीं बेचने दूंगा, देश को सबसे पहले बेचा और सारी नौकरियां अडानी के हाथ में सौंप दी। आज और बेरोजगारी भारत में सर्वोच्च शिखर पर है। लोगों की अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बात कहने के लिए दबाया जा रहा है। यह कब तक दबाया जाएगा? नेपाल जैसा विस्फोट यहाँ भी हो सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब ऐसे लोगों को दबाया जाएगा, बेरोजगारी, महंगाई, कश्मीर का बाढ़ की स्थिति, शांति व्यवस्था पर लोगों को अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को उन्होंने कहा, राज्यपाल साहब को उन्हें मिलने की, बात कहने की अनुमति देनी चाहिए। सारे अधिकार गवर्नर के हाथ में है। मोदी सरकार जहां गवर्नरों के हाथ में कुछ नहीं, वहां तो कठपुतली बनाकर छोड़ दिया है, जो कि गवर्नर विधानसभा द्वारा पारित कानून को सालों दबाकर बैठ रहे हैं। ऐसे में जहां गवर्नर को अधिकार मिला हुआ है, तो वह तो अपनी मनमानी करेंगे ही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा, जो पड़ोस नेपाल में जनता कर रही है, हो सकता है वहीं यहाँ पर भी करती हुई जनता दिखाई दे। उन्होंने पिछले विधानसभा के उपचुनाव में जीत के पीछे भारतीय जनता पार्टी के धांधली बताया। अयोध्या के चुनाव में 5000 लोग बाहर से लाए गए थे। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वोट चोरी ना हो। पूरा देश जानता है कि रिवॉल्वर के बल पर वोट चोरी किया गया। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने मसीह पकड़े गए थे। वैसे ही चाहे ज्ञानेश कुमार हो, चाहे रिवॉल्वर पकड़ लीजिए, वो कुछ होने वाला नहीं है। कोई चुनाव आयोग कुंदरकी, रायपुर, मीरापुर
वोट की डकैती होने दिया। अब डकैती ऐसे होती रही तो पड़ोस जैसी घटनाएं हो रही हैं, नेपाल में जैसी घटनाएं हो रही हैं, वही घटनाएं यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे सकती हैं। जिस प्रकार से विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 1 लाख वोट चोरी को पकड़ा और चुनाव आयोग सबूत मांग रहा है, जिसका काम जांच करना और घपले घोटालों को सही करना, वही सबूत मांग रहा है, तो यह किस दिशा में देश का लोकतंत्र जाएगा? किसान, मजदूर, छात्र अपनी मांगों के लिए कब तक वोट की चोरी के सरकार को बर्दाश्त करते रहेंगे? विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि अब वोट की चोरी से बनी हुई सरकार है, इसलिए यह आम जनता के दुख दर्द को नहीं जानती है। नेपाल में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और मुख्य रूप से ब्राह्मणों के हर संस्थान पर कब्जे और आम जनता में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, नौकरी, देश के 95% लोगों को बेबस और गुलाम बनाकर रखा गया है। देश के संसाधनों में कोई प्रतिनिधित्व 95% जनता के पास नहीं है। न तो नौकरी है, न तो बिजनेस है, न व्यवसाय है, न ठेका है, राजनीतिक में भागीदारी है। नेपाल की प्रधानमंत्रियों में कोई पिछड़े वर्ग से, दलित वर्ग से प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, जबकि नेताओं के और बड़े अधिकारियों के बच्चों को देश विदेश में पूरी पढ़ने लिखने की छूट है, हर सुख सुविधा उपलब्ध है। बेबस, लाचार युवा हिंसक विरोध पर उतर आए। संसद भवन, नेताओं के आवास, मंत्रियों के आवासों को जला दिया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री। वही हाल हमारे देश में चल रहा है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को नौकरी में जहाँ सीधे सीधे NFS कर नौकरी से बाहर किया जा रहा है, शिक्षा के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, शिक्षक के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, नौकरियां छीनकर अडानी अंबानी को बेच दिया जा रहा है, 90% जनसंख्या को हाशिए पर रखा गया है। इतनी बड़ी जनसंख्या के प्रतिनिधित्व से वंचित कब तक किया जा सकता है? कब तक उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? आज देश के आज़ादी के 69 साल, दलितों, पिछड़ों का आरक्षण पूरा नहीं हुआ, इसे ईमानदारी से लागू ही नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ों के जाति जनगणना की बात तो करते हैं, लेकिन जनगणना के बाद उन्हें सत्ता में भागीदारी दी जाएगी कि नहीं जाएगी, इस पर चुप्पी साध लिए। किसान मारे गए, लेकिन तो उन्हें दिल्ली राजधानी पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी। कब तक नजरबंद किया जाता रहेगा? किसी को सड़क पर नजरबंद कर दो, किसानों को, और नेताओं को हाउस में नजरबंद कर दो, विरोध प्रदर्शन की कोई आवाज उठने न पाए। यह सारी महंगाई और देश के संसाधन, नौकरी, सब कुछ अडानी अंबानी को सौंपते रहे। अब समय की मांग यह है कि अडानी अंबानी को जो सौंपा है उसका अधिग्रहण करें और बेरोजगारों को नौकरी दें। आज वोट चोर गद्दी छोड़ नारे की कोई काट है, या 50 लाख नौकरियां खत्म की गई हैं, बेची गई हैं या खाली है, उसकी भर्ती तुरंत की जाए। सिख समाज की पगड़ी, अखिलेश यादव को सिख समाज की पगड़ी पहनाई गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा, यह सरकार जब से आई है हर क्षेत्र में गिरावट देखने को मिली है। स्वास्थ्य विभाग का जिक्र करते हुए कहा, स्वास्थ्य विभाग ही नहीं बल्कि अन्य विभाग चौपट है, सब जगह लूट मची हुई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आड़े हाथे लेते हुए कहा, डपट खाकर डिप्टी CM का काम करते हैं। उनकी खुद की गाड़ी छीन ली गई, उनसे क्या उम्मीद की जाए? महंगाई
पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा, खरीद लो सोना, नहीं तो दिवाली तक इसकी कीमत 2 लाख रुपए होने वाली है। 2 लाख रुपए हो जाएगी। देश के मुद्दों पर वर्तमान भाजपा सरकार बात नहीं करती। शिक्षा, नौकरी, महंगाई, बेरोजगारी, इस समय देश में बाढ़ की भीषण समस्या है, उस पर प्रधानमंत्री बात नहीं करते। उल्टे जैसे नीरो बंसी बजा रहे थे, वैसे काशी में विपक्ष को हाउस अरेस्ट करके गंगा तट पर बंसी बजा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय संविधान।